हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो ये बताइए ऑडियो प्रॉपर है या वीडियो प्रॉपर है कि नहीं है। आर यू गेटिंग मी? हाँ, वही सबसे पहले साउंड चेक कर रही हूँ, वही चेक कर रही हूँ पहले साउंड प्रॉपर है कि नहीं, उसी के बाद पढ़ाना शुरू करूँगी। चलिए बताओ। पहले मुझे ये बताइए वीडियो ऑडियो एवरीथिंग इज प्रॉपर और नॉट। हेलो एवरीवन, a very 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 warm good evening to all of you and a very 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 warm greetings to all of you। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम और बहुत सारा प्यार। विपिन कुमार, हेलो मैम, माय फर्स्ट क्लास। अरे क्या बात है विपिन कुमार, तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा मैम, हाजिर हो जाइए। बिल्कुल, आप लोगों के सामने, आप लोगों की सेवा में, आप लोगों की खिदमत में हम हाजिर हैं। चलो बताइएगा। लगता है मैम न्यूट्रिशन की कमी आ गई, आपके सुंदर वॉइस सुन नहीं पा रहा था। अभिजीत क्या बात कर रहे हो। चलो लेट जस्ट स्टार्ट। विपिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितने स्टूडेंट्स के आज फर्स्ट क्लास है, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा, लेट जस्ट स्टार्ट द सेक्शन। साउंड ओके है? ओके संजीव, ठीक है, आई विल चेक दैट। ओके, आई एम वेरी फिट एंड वेरी फाइन। चिताली दत्ता, आई एम वेरी फिट। मैम यार टॉपिक इतने दिनों तक चलेगा यार, मतलब अनुज तुम लोग ना कैसी बात करते हो। टॉपिक खत्म हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा, मतलब पढ़ाऊँ ना तुम्हें। कैसी बात करते हो यार। तब तक जिस दिन टॉपिक खत्म हो जाएगा उस दिन मैं आपको बता दूंगी। मतलब ये ना वो है कि ना चाहिए भी सब कुछ, और मतलब वही बात है कि बच्चा बेटा 9 महीने में पैदा होता है तो 9 महीने लगेंगे, ठीक है। 9 महीने से पहले अगर बच्चा पैदा होता है उसे प्रीमेच्योर कहते हैं, समझे बात को। और प्री मैच्योर बच्चे को कुछ दिन ना वेंटिलेशन पे रखा जाता है, आईसीयू में रखा जाता है। तो तुम्हें भी प्री मैच्योर बनना है क्या? बताओ, पहले मुझे बताओ, तुम्हें भी प्री मैच्योर ही बनना है क्या? तो भाई हमारी स्ट्रैटेजी कुछ अलग होती है। हमारा ये मानना है कि अगर आप एक बार बायो पढ़ो तो ऐसी बायो पढ़ लो, एक बार केमिस्ट्री पढ़ो, एक बार फिजिक्स पढ़ो, तो ऐसा पढ़ लो कि भाई दोबारा तुम्हें पूरी जिंदगी पढ़ना ना पड़े, ठीक है। समझे बात को? चलो मोहित, आप लोगों का मन करे ले लो, मन का वरना ऑलमोस्ट कंप्लीट है। चलिए लेट जस्ट स्टार्ट करते हैं शुरुआत। अब काफी सारी बातें हो चुकी है। न्यूट्रिशन टॉपिक चल रहा था, न्यूट्रिशन, और कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे कार्बोहाइड्रेट्स। हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे? वी वर डिस्कसिंग द कार्बोहाइड्रेट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें। और कार्बोहाइड्रेट्स में आपको याद होगा हम लोगों ने टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे। हम लोगों ने क्या पढ़े थे? टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार हमने पढ़े थे ना। कार्ब्स, बेटा क्या खा रहे हो? मैम आई एम टेकिंग द कार्ब, ठीक है। तो हम लोग टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, समझे बात को? ठीक भाई। और इसमें सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट हमने कौन सा देखा था? मोनोसेकेराइड। सबसे पहले कौन से देखे थे? मोनोसेकेराइड। तो सबसे पहले हम डिस्कस किसे करेंगे? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोनोसेकेराइड्स को, जितने भी मोनोसेकेराइड हमारे आसपास है। देखो सबसे पहला पॉइंट, अगर हम मोनोसेकेराइड की बात करें, यानी कि इनको कहा जाता है एकल सेकेराइड। एकल सेकेराइड के नाम से इनको जाना जाता है। तो जो एकल सेकेराइड होते हैं, जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं, ये होते क्या हैं? व्हाट आर द मोनोसेकेराइड्स? एकल सेकेराइड्स की अगर हम बात करें, बताइए जल्दी। तो सबसे पहला पॉइंट, हमने सबसे पहला मोनोसेकेराइड हमने देखा था, दैट वाज द ग्लूकोज। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लूकोज को। देखो, और ग्लूकोज को भी शुरू करने से पहले सबसे पहले अगर आपसे मोनोसेकेराइड्स का जनरल फॉर्मूला पूछ लिया जाए, व्हाट विल बी द जनरल फॉर्मूला ऑफ द सेकेराइड? मोनोसेकेराइड, देखो मोनोसेकेराइड का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nOn की अगर हम बात करें। और N क्या है यहाँ पर? N इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम की अगर हम बात करते हैं, यानी कि कितने आपने कार्बन के एटम लिए हैं
कार्बन के तत्वों पर यह निर्भर करता है, कार्बनों के एटम्स पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम सबसे पहला मोनोसेकेराइड लेंगे ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इस फॉर्मूले को प्रूव करते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 है ना। देखो अगर कार्बन के 6 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन 2n हो गया, और ऑक्सीजन भी कितना है आपका n है। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर n की वैल्यू है 6, n की वैल्यू 6 है। समझे बात को, एक छोटा सा एग्जांपल। अब देखो ग्लूकोज के बारे में क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है। ग्लूकोज इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आपसे कार्बोहाइड्रेट में पूछता है तो वो ग्लूकोज से ही पूछता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने देखा C6H12O6। ठीक है सरकार। कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, अगर हम कार्बन के मॉलिक्यूल्स की बात करें, सो देयर आर द 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 6 मॉलिक्यूल है, तो ग्लूकोज को जाना जाता है आपका हेक्सोज कार्बोहाइड्रेट के नाम से। ये क्वेश्चन इसी साल 2 एग्जाम में पूछा गया है। एक हरियाणा एग्रीकल्चर का एग्जाम हुआ था और एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, 2 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई जो ग्लूकोज होता है किस तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, इट इज अ हेक्सोज कार्बोहाइड्रेट। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के 6 मॉलिक्यूल है, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसाइड करेंगे कि किस तरीके का कार्बोहाइड्रेट होगा। तो कार्बन के मॉलिक्यूल 6 हैं, तो एक इस तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, इट इज अ टाइप ऑफ हेक्सोज कार्बोहाइड्रेट। इज इट ओके मैम? आपका चेहरा मेरी मौसी की तरह लग रहा है क्या बात कर रहे हो विजय सिंह राठौर इज इट? बेटा ग्लूकोज स्मॉलेस्ट यूनिट को हम ग्लूकोज कहेंगे, ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, चलो हेक्सोस। अब देखो यहाँ पर जो ग्लूकोज होगा किस तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, इट इज अ टाइप ऑफ हेक्सोस कार्बोहाइड्रेट। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए ग्लूकोज का आईयूपीएसी नेम क्या होता है, व्हाट विल बी द आईयूपीएसी नेम ऑफ द ग्लूकोज, तो अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं, ग्लूकोज का जो आईयूपीएसी नेम होता है ये होता है 3-फॉस्फो ग्लिसरील एल्डिहाइड। ग्लिसरील एल्डिहाइड की अगर हम बात करें, ठीक है, 3-फॉस्फो ग्लिसरील एल्डिहाइड, दिस इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द ग्लूकोज। ये आईयूपीएसी नेम होता है अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं। समझे? अब देखो इस नाम में आपको यहां पर कुछ दिखाई दे रहा है, व्हाट इज दिस, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्लूकोज के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा, ये कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ चीजें हैं, कंसेप्ट्स हैं जो मैं अभी नहीं समझाऊंगी। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप्स आपको समझ नहीं होगा क्योंकि बेसिक पार्ट है। ठीक है बेटा, फंक्शनल ग्रुप कुछ क्रियात्मक समूह होते हैं जिनके आधार पर हम किसी भी तत्व को विभाजित करते हैं कि ये तत्व या फिर ये रासायनिक पदार्थ किस कैटेगरी में आएगा। तो आपसे क्रियात्मक समूह अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ पर कौन सा क्रियात्मक समूह है, तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज एल्डिहाइड। नाम में ही लिखा हुआ है, और ग्रुप कौन सा होगा, दैट विल बी एल्डिहाइड। ग्रुप होगा आपका, अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं, दैट विल बी एल्डिहाइड। गॉट इट? समझे? ग्लूकोज कार्बन के 6 मॉलिक्यूल, आईयूपीएसी नेम 3-फॉस्फोग्लिसरील एल्डिहाइड, और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड। ठीक है, अब अगर आपसे ग्लूकोज का दूसरा नाम पूछ लिया जाए, ठीक है, शालू मिश्रा मैम आपसे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, क्या बात कर रहे हो, थैंक यू सो मच। विपिन ये क्लास हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ एमटीएस के लिए नहीं, हर एक के लिए। ठीक है, अब देखो एल्डिहाइड जो है फंक्शनल ग्रुप। अब ग्लूकोज को ना एक और नाम से जाना जाता है, जो ग्लूकोज होता है ग्लूकोज के अलावा इसको एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, देखो यहां पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, तो भाई इसको एल्डी प्लस अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट कैसा है, ये हेक्सोज कार्बोहाइड्रेट है, तो ग्लूकोज को आपका एल्डी हेक्सोज के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब अगर कहीं पर एल्डी हेक्सोज लिखा हो तो इसका मतलब क्या होगा,
एल्डिहेक्सोज से मतलब है कि भाई ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। कई बार ऐसा हो सकता है आपको ये ना दे करके, जैसे अगर आप सीडीएस या फिर सीपीएफ के एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं तो आपको उस एग्जाम में ये पूछ लेगा बाय चांस कि भाई ग्लूकोज का दूसरा नाम, जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछा तो आपको पता है, जो कभी नहीं पूछेगा, ठीक है, आपसे पूछ लेगा एल्डिहेक्सोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एल्डिहेक्सोज होता क्या है। तो एल्डिहेक्सोज हम ग्लूकोज को ही कहते हैं। और बहुत इजी होगा कि अरे शिट यार, इतना इजी क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। या फिर एक और दूसरा नाम, इसी को हम एल्डोज के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जैसे ना हर चीज के एब्रीविएशन, आई लव यू को क्या लिख देते हैं, 143 लिख देते हैं, तो एल्डोस। वैसे ही एल्डिहेक्सोज की शॉर्ट फॉर्म क्या है, एब्रिवेटेड फॉर्म है एल्डोस। एल्डिहेक्सोज लिखा हो या फिर कहीं पर एल्डोस लिखा हो तो बात किसकी कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे हम ग्लूकोज की। समझे बात को। अब देखो यहाँ पर ये जो ग्लूकोज होता है, अगर मैं इस ग्लूकोज की बात करूं, ये जो ग्लूकोज होता है इसको हम जानते किस नाम से है, दिस इज नॉन एज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको किस नाम से हम लोग जानते हैं, इसको जानते हैं हम इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कि अगर हमारे शरीर को तत्काल प्रभाव से ऊर्जा चाहिए, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर हमारे शरीर को तत्काल प्रभाव से ऊर्जा चाहिए तो भाई ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी को ना ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। होता है ना कभी कभी बॉडी बहुत लो फील कर रही होती है, एनर्जी बहुत डाउन होती है, तो करते क्या है, ग्लूकोज की ड्रिप लगाई जाती है, ठीक है। डन, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी। हाँ जी ये बायो है, बिल्कुल बिल्कुल ये बायो है, समझे बात को। तो आपका ग्लूकोज अच्छा, आप ये कह रहे बायो में केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दिया मैम ने। मैम ने एक क्लास केमिस्ट्री की क्या ली, मतलब रग रग में बस गई तुम्हारी केमिस्ट्री। हम अभी बात बायो की ही कर रहे हैं, हम केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। मैंने आपको एक बात कहा था मैम, आपके एग्जाम्पल्स बहुत यूनिक होते हैं निशा क्या बात है। देखो मैं क्या कह रही थी आप लोगों को, मैं कुछ कह रही थी यार, मैं भूल गई मतलब अचानक मेरे माइंड में आई थी कोई बात, अब मैं बाद में याद आती है तो बताती हूँ। हाँ मैं ये कह रही थी कि हमने एक दिन केमिस्ट्री क्या पढ़ा है, तुम्हारे रग रग में केमिस्ट्री बस गई है। मैंने आपको ये कहा था ये चैप्टर जो है केमिस्ट्री और बायो दोनों में आता है, तो मैं इस चैप्टर को कुछ उस तरीके से कवर कराऊंगी कि बायो और केमिस्ट्री का दोनों का आपका दोनों तरीके से आपका कवर हो जाए, ठीक है। फिर बार बार आपको एक ही चैप्टर को दो बार ना पढ़ना पड़े, ठीक है। तो बायो में ही मैं इसको इस तरीके से कवर करा दूंगी कि केमिस्ट्री में आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े, ठीक है। तो ग्लूकोज को हम किस किस नामों से जानते हैं, क्या नाम है ये आपको पता चल चुका है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इसके अंदर एल्डिहाइड होता है, हम इसको इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी के नाम से जानते हैं अगर ग्लूकोज की बात की जाए, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके एक ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ग्लूकोज के बाद जो सेकेंड आता है आपका, दैट विल बी द फ्रक्टोज। ग्लूकोज के बाद सेकेंड मोनो कार्बोहाइड्रेट जो आता है आपका, मोनोसेकेराइड, दैट विल बी द फ्रक्टोज। फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम फ्रक्टोज के फॉर्मूले की बात करें, सेम फॉर्मूला होगा C6H12O6। कार्बन के कितने मॉलिक्यूल है, तो अगेन यहां पर भी कार्बन के कितने मॉलिक्यूल, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल। तो कार्बोहाइड्रेट कैसा है भाई, हेक्सोज है। कार्बोहाइड्रेट कैसा है जनाब, हेक्सोज है, गॉट इट। और अगर ये हेक्सोज कार्बोहाइड्रेट है, इफ इट इज अ हेक्सोज कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ पे एक चीज समझिएगा मेरी बात को बहुत बढ़िया और बढ़िया तरीके से। देखो यहाँ पे अब फर्क क्या है, एक चीज बताओ, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था, C6H12O6, और दूसरा आपका फ्रक्टोज का भी C6H12O6 है। तो मैम डिफरेंस क्या है, तो एक्चुअल में इनके अंदर जो डिफरेंस होता है वो होता है फंक्शनल ग्रुप का, इनके अंदर डिफरेंस होता है फंक्शनल ग्रुप का। तो ग्लूकोज की अगर मैं बात करूं, तब हमने बात की थी ग्लूकोज की, ग्लूकोज के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा था, एल्डिहाइड था। अब यहां पर अगर मैं फ्रक्टोज की बात करूं, तो फ्रक्टोज के अंदर जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, अगर हम फ्रक्टोज के एल्डिहाइड ग्रुप की बात करें, अरे मैं क्या कह रही हूँ, फंक्शनल ग्रुप, फ्रक्टोज के अंदर अगर आपसे फंक्शनल ग्रुप पूछ लिया जाए, ठीक है, अगर इसके अंदर आपको फंक्शनल ग्रुप पूछ लिया जाए तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, तो इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन। अगर आपसे क्रियात्मक समूह पूछ लिया जाए
तो इसके अंदर जो क्रियात्मक समूह होगा वो कौन सा होता है? दैट विल बी द कीटोन। ये चलता है आपका कीटोन। ठीक है भाई। अब देखो, तो फ्रक्टोज को किस नाम से जानते हैं? देखो, कीटोन का कीटो और हेक्सोस का हेक्सोस, तो इसको हम किस नाम से? कीटो हेक्सोस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? कीटो हेक्सोस कहा जाता है। कीटो प्लस हेक्सोस, यहां से कीटो उठाया, कीटो प्लस हेक्सोस, तो इसको हम नाम क्या देते हैं? कीटो हेक्सोस। दिस इज नॉन एज कीटो हेक्सोस। अगर कहीं पर कीटो हेक्सोस लिखा है तो समझ जाइएगा बात किसकी कर रहे हैं भाई? बात कर रहे हैं फ्रक्टोज की। और इसी को ही हम किस नाम से जानते हैं? दिस इज ऑल्सो नॉन एज द कीटोस। इसी को ही हम किस नाम से जानते हैं? इसी को ही हम कीटोज के नाम से जानते हैं। कीटोन, कीटो हेक्सोस, या फिर हम इसको कीटोज के नाम से जानते हैं। ठीक है। जो फ्रक्टोज होती है, दिस इज नॉन एज द फ्रूट शुगर। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसी को ना हम फ्रूट शुगर कहते हैं। फलों के अंदर पाई जाती है फ्रूट शुगर। कहाँ कहाँ पर पाई जाएगी? सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपका फ्रक्टोज से पूछता है, एक तो ये फलों के अंतर्गत पाई जाती है, फलों के साथ साथ ये शहद में पाई जाती है। यानी कि शहद, अगर मैं मधु की बात करती हूँ, हनी में, फ्रूट्स में भी यही होगी, और फ्रूट्स के अलावा अगर मैं बात करती हूँ हनी, शहद में भी यही पाई जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि शहद में कौन सी शुगर होती है, तो शहद में आपकी कौन सी शुगर होगी? दैट विल बी द फ्रक्टोज। गॉट इट? चलिए, चलो बेटा, एल्डिहाइड धर्मेंद्र कुमार फंक्शनल ग्रुप होते हैं। हाँ, अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज है तो इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखो, इनका आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो बिल्कुल सेम होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इनके चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो फ्रक्टोज इज द फ्रूट शुगर, शहद में पाई जाती है, फलों में पाई जाती है। इसके अलावा दिस इज द नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर। इसको हम किस नाम से जानते हैं? नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर के नाम से जानते हैं। दिस इज नॉन एज नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर। नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर, नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर, यानी कि प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा। ठीक है भाई, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली, पाए जाने वाली सबसे मीठी शर्करा, सबसे मीठी शर्करा। चलो बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो डन, क्लियर इतना? सो दिस इज द फ्रक्टोज। इसके बाद जो तीसरा एग्जांपल है आपका मोनोसेकेराइड में, दैट इज द ग्लैक्टोज। चलिए फटाफट से लिखेंगे एक एक पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग चलेंगे थर्ड फंक्शनल ग्रुप की तरफ, एंड द थर्ड फंक्शनल ग्रुप इज द ग्लैक्टोज। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं ग्लैक्टोज के नाम से। ग्लैक्टोज का फॉर्मूला सेम रहेगा, C6H12O6। इसे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, सिर्फ क्या कि भाई किस तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है, या तो ये पूछ लेगा, तो हेक्सोस कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, हेक्सोस कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जो ग्लैक्टोज होता है, ग्लैक्टोज को हम मिरर ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। दिस इज नॉन एज मिरर ग्लूकोज। इसे ग्लूकोज का दर्पण कहा जाता है, मिरर ग्लूकोज कहा जाता है, या फिर इसी को ही हम क्या कहते हैं? इसी को ही हम ग्लूकोज का दर्पण कहते हैं, ग्लूकोज का दर्पण। और ग्लूकोज का दर्पण हम इसे कहते क्यों हैं? इसके पीछे रीजन क्या है? देखो, इसको इसलिए कहते हैं, जैसे अगर हम बात करें इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? सेम होगा, जो किसके अंदर था? ग्लूकोज के अंदर था। तो इसके अंदर भी जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड ही होता है। अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो सेम होगा, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? दैट विल बी ऑफ द एल्डिहाइड। ये कौन सा ग्रुप होगा? ये होगा आपका, अगर मैं बात करूं, एल्डिहाइड।
ठीक है, दैट विल बी एल्डिहाइड। समझे बात को? अब देखो फर्क क्या होता है, सबसे ज्यादा जो कमर्शियल यूज में ग्लूकोज लिया जाता है वो ना ग्लूकोन डी को यूज में लिया जाता है। सबसे ज्यादा मैंने कहा कमर्शियल लेवल पर तब ग्लूकोज को हम लोग यूज में लेते हैं तो किस कार्बोहाइड्रेट को यूज में लिया जाता है, तो वहां पर लिया जाता है सबसे ज्यादा यूज में किसको लिया, ग्लूकोन डी को। तो अब फर्क क्या होता है, देखो डी क्या बता रहे हैं वहां पे, ग्लूकोज के पीछे जो डी है वो डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो। एक टॉपिक होता है केमिस्ट्री का आइसोमेरिज्म, मतलब थोड़ा सा डीप जा रहा है, ज्यादा थोड़ा सा डीप है, बट मैं सिर्फ समझा रही हूँ आपको, वहां तक लेकर के नहीं जाऊंगी क्योंकि वहां जाने की हमें जरूरत भी नहीं है। एक टॉपिक होता है केमिस्ट्री में जिसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि भाई एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा, बट जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, एक बार जैसे फंक्शनल ग्रुप है, मान लीजिए एक एक्स फंक्शनल ग्रुप है, एक बार ये लेफ्ट साइड आ गया और एक बार ये क्या आ जाता है, आपका फंक्शनल ग्रुप आपका राइट साइड आ जाता है। और आपको पता है जो लेफ्ट साइड होती है, लेफ्ट साइड को हम लेवो का नाम देते हैं, और जो राइट साइड होती है, राइट साइड को हम क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो का नाम देते हैं। तो इस मिरर से मतलब क्या है समझिएगा, देखो इससे मिरर से मतलब है कि भाई मान लीजिए ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, तो एक बार तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप के मतलब जो ग्लूकोन डी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्लूकोज डी की बात करूं तो ग्लूकोज डी में जो एल्डिहाइड होता है वो डेक्स्ट्रो साइड है, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप किधर है आपका, जो एल्डिहाइड ग्रुप होगा CHO किधर आएगा, एल्डिहाइड आपका राइट साइड आ गया है। ठीक है, और अगर ग्लूकोन डी में राइट साइड है तो ग्लूकोन एल में, जैसे अगर हम बात करते हैं जैसे ग्लैक्टोज हो गया, तो ग्लैक्टोज में जो एल्डिहाइड आता है वो किधर आ जाएगा, ग्लैक्टोज में एल्डिहाइड आपका लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो ये फर्क होता है, मतलब जैसे आप रीजनिंग में मिरर इमेज पढ़ते हैं ना, कि मान लीजिए अगर आपने बी ऐसा लिखा है तो मिरर में बी आपको कैसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। तो यही मिरर इमेज होती है, बिल्कुल वैसे ही होता है कि भाई अगर इसमें एल्डिहाइड ग्रुप इधर था तो तब आपने ग्लैक्टोज की बात की, ग्लैक्टोज में एल्डिहाइड ग्रुप इधर हो गया, मतलब बिल्कुल जैसा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ग्लूकोज का था बिल्कुल उसी का ये मिरर इमेज के फॉर्म में वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना रहा है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको हम मिरर ग्लूकोज का नाम देते हैं। सिर्फ आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ग्लैक्टोज किस तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, या फिर अगर हम बात करते हैं मिरर ग्लूकोज किसे कहा जाता है, ग्लूकोज का दर्पण किसे कहा जाता है। ठीक है सरकार, चलिए बताइए। बिल्कुल अमृता, दैट इज लिवो एंड डेक्स्ट्रो, गॉट इट, लेवो एंड डेक्स्ट्रो। बढ़े आगे, ये बात हो गई ग्लैक्टोज की। चलो इसके बाद बचता है आपका एक और मोनोसेकेराइड, एंड दैट मोनोसेकेराइड विल बी द राइबोस, दैट विल बी राइबोस। देयर इज वन मोर monosaccharide and that monosaccharide will be ribose. बेटा what will be the formula of ribose? ribose का formula क्या है, C5H10O5। कार्बन के कितने मॉलिक्यूल, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स विल बी देयर, कार्बन के हो गए आपके 5 मॉलिक्यूल। 5 का मतलब क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ पेंटोज कार्बोहाइड्रेट। ये किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, पेंटोज कार्बोहाइड्रेट होता है, क्योंकि कार्बन के कितने मॉलिक्यूल है, कार्बन के मॉलिक्यूल है यहाँ पर आपके 5। अब यहाँ से या तो सिर्फ इतना पूछता है कि राइबोस का फॉर्मूला क्या हो सकता है, या आपसे पूछ रहे किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, पेंटोज है, या फिर आपसे पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज अ टाइप ऑफ पेंटोज कार्बोहाइड्रेट। तो पेंटोज में का एग्जाम्पल क्या होगा आपका, राइबोस होगा, पेंटोज का एग्जाम्पल होगा आपका राइबोस। अब देखो ये पाई कहाँ पर जाती है, तो जो राइबोस शुगर होती है एक तो ये पाई जाती है हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर, बेटा एक तो ये हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर पाई जाती है, यानी कि अगर मैं बात करती हूँ ये हमारे गुणसूत्र के अंतर्गत पाई जाती है। दूसरा, क्रोमोसोम के अलावा ये हमारे और किस पार्ट में पाई जाती है, ये पाई जाती है हमारे जीन के अंदर। क्रोमोसोम के अलावा ये पाई जाती है जीन की, अगर हम बात करते हैं जीन के अंदर। जीन के अलावा अगर हम बात करते हैं, क्रोमोसोम्स हो गए, जीन हो गए, जीन के अलावा और किसके अंदर पाई जाएगी ये बता सकते हैं आप मुझे, देखो हमारे डीएनए के अंदर, और ये पाई जाती है हमारे आरएनए के अंदर। अब डीएनए आरएनए में एक बेसिक डिफरेंस है, देखो डीएनए में होते हैं 2 मॉलिक्यूल, तो डीऑक्सीराइबोस, तो डीएनए के अंदर 2 मॉलिक्यूल होते हैं राइबोस के, और आरएनए के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं,
आरएनए के अंदर आपका सिंगल मॉलिक्यूल होता है राइबोज का। ये डिफरेंस होता है दोनों के अंदर, ठीक है, डीएनए और आरएनए में। इसके अलावा जो राइबोज शुगर होती है, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द मेल गैमेट सेल। और कहाँ पर पाई जाती है ये ह्यूमन मेल गैमेट सेल के अंदर पाई जाती है। ह्यूमन मेल गैमेट सेल, ह्यूमन मेल गैमेट सेल की अगर हम बात करें, ठीक है, और ये कौन से होता है, यानी कि मानव नर युग्मक कोशिका, मानव नर युग्मक कोशिका की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मानव नर युग्मक कोशिका, एंड दैट इज द स्पर्म सेल। ये क्या है, ये है स्पर्म यानी कि शुक्राणु, ये है स्पर्म या फिर अगर हम बात करते हैं शुक्राणु। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो बताइए, कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, अमृता अमृता कह रहे थोड़ा थोड़ा मैथ्स भी पढ़ लिए। बहुत सही, चलो डन, क्लियर इतना, बढ़े आगे। चलो, सो ये थे हमारे कुछ मोनोसेकेराइड्स जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस द डाइसेकेराइड्स। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाइसेकेराइड्स को। कौन कौन से डाइसेकेराइड्स हैं? प्रियंका कह रही मैम आज बहुत ही क्यूट लग रही हो। मैम अभी आपने रिप्रोडक्शन में इतना सब पढ़ाया, मतलब जान के सब बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। ओके, क्या हुआ है इंस्पेक्टर ऋषभ, बताओ क्या हुआ, क्या मतलब क्या इंसिडेंट हुआ है, आप बताइए, फिर बात करेंगे। चलो बेटा, आरएनए में सिंगल राइबोज होता है उर्वशी, आरएनए के अंदर एक होगा, ये वन लिखा है मैंने, सिंगल, वन वन वन, दिस इज वन, एक ही मॉलिक्यूल होता है राइबोज का। डीएनए में दो मॉलिक्यूल होते हैं राइबोज के। चलो अब हम चलेंगे डाइसेकेराइड्स की तरफ। वी आर गोइंग टुवर्ड्स द डाइसेकेराइड्स। देखो, अगर मैं डाइसेकेराइड्स की बात करती हूँ, यानी कि द्विसेकेराइड, जो डाइसेकेराइड्स होते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं, ये देखो। सबसे पहला जो डाइसेकेराइड आता है दैट विल बी, फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n -2ON-1। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ डाइसेकेराइड्स। अब जो डाइसेकेराइड्स होते हैं बेटा, सबसे पहला डाइसेकेराइड आपका कौन सा होगा यहाँ पर? अगर मैं सबसे पहले डाइसेकेराइड की बात करती हूँ, दैट विल बी लैक्टोज। लैक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपसे लैक्टोज का फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज किस किस के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना है? अगर हम लैक्टोज की कॉम्बिनेशन की बात करें तो लैक्टोज जो है दो मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना है, और किस किस के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना हुआ है? सो इट इज मेड अप ऑफ द ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस दूसरा कौन सा है इसके अंदर, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। दो, देखो डाई का मतलब क्या होता था, अगर हम डाइसेकेराइड्स की बात करें यानी कि दो सेकेराइड यूनिट होगी, तो इसके अंदर दो सेकेराइड यूनिट आ जाते हैं, वन इज ग्लूकोज एंड अनदर वन दैट विल बी द ग्लैक्टोज, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला, यानी कि अगर हम बात करते हैं C6H12, फॉर्मूला किसका होता है आपका, H12O6, ग्लूकोज का होता है। और अगर मैं ग्लैक्टोज की बात करती हूँ, सेम C6H12O6। अब एक चीज देखिएगा, लैक्टोज में दो कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन है, किसका, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज का, ठीक है। और कभी भी अगर दो कार्बोहाइड्रेट एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो ये हमेशा ना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की अगर मैं बात करूं, यानी कि ग्लाइकोसिडिक बंध के थ्रू ये जुड़ते हैं। ग्लाइकोसिडिक बंध, ग्लाइकोसिडिक बंध की अगर हम बात करते हैं, ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा ये जुड़ते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ते हैं, ठीक है। अब देखो, जहां पर भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है वहां पर होता क्या है,
हमेशा हाइड्रोलाइसिस होता है, यानी कि आप सीधा कह सकते हो डिहाइड्रेशन होगा। यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस, या फिर हाइड्रोलाइसिस नहीं कहोगे तो आप डिहाइड्रेशन कहोगे। होता क्या है, हाइड्रोलाइसिस ही नहीं, डिहाइड्रेशन की बात करेंगे, ठीक है। कभी भी दो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स सब कंबाइंड होते हैं तो यहाँ पर ना डिहाइड्रेशन होता है। और डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, यानी कि निर्जलीकरण होता है। और डिहाइड्रेशन में क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल, मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका चलता है निर्जलीकरण। और निर्जलीकरण कैसे होगा, देखो फॉर एग्जांपल अभी देखिएगा, ठीक है। अभी आओ, अभी देखना यहाँ पर सबसे पहले, जैसे ही दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइंड हुए, देखो कार्बन के कितने मॉलिक्यूल थे, 6 ये रहे, 6 ये रहे, 12 है। यहाँ पर कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 12 है। कोई दिक्कत? हाइड्रोजन कितनी है, 12 और 12 24, ठीक है। और हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी आ गई, 22, यानी कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल गायब हैं, ठीक है। यहाँ पर 6 और 6 क्या है, 12 ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कितने रह गए, 11। इसका मतलब क्या है कि कभी भी दो कार्बोहाइड्रेट तब कंबाइंड होंगे, इन्होंने लैक्टोज बनाया और यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट हो गया, बाहर निकल गया। यानी कि एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दो तरीके के होते हैं ना, कुछ को हम रिड्यूसिंग शुगर और कुछ को नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, वो थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर डिहाइड्रेशन होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, और एक जो वाटर मॉलिक्यूल है एलिमिनेट हो जाएगा। इसलिए लैक्टोज का, तब ग्लूकोज और लैक्टोज कंबाइंड होंगे, ये लैक्टोज बनाएंगे और एक वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया है, तो इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी। इज इट ओके? चलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक बताइए। आई होप क्लियर। चलो, निशा कह रही मैम फ्रक्टोज ग्लैक्टोज राइबोज का यूपीएससी नेम। बेटा जरूरी नहीं है सभी का यूपीएससी नेम पढ़ना, है ना। जरूरी नहीं होता है कि एक बार अगर एक दिन हमने पनीर खाया जाए तो हर दिन हम पनीर ही खाएं ना, चेंज कर लेना चाहिए। तो ग्लूकोज में आईयूपीएससी नेम इसलिए जरूरी था क्योंकि पूछ लेता है, ठीक है। फ्रक्टोज वगैरह का कोई जरूरी नहीं है, मतलब केमिस्ट्री में तब पढ़ेंगे तब बताएंगे, अभी यहाँ पे जरूरी नहीं है। ग्लूकोज का जरूरी था क्योंकि ग्लूकोज से ज्यादा पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। फिर ग्लूकोज के बाद सेकंड नंबर पे आता है फ्रक्टोज, फिर ग्लैक्टोज से तो एक आधे क्वेश्चन बनता है, पूछता भी नहीं है, ठीक है, समझे। तो इसलिए नहीं लिखा है, तो ये उसको बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, समझे इतना, वरना फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर आप लोग ना कंफ्यूज हो जाओगे चीजों में। जितना एग्जाम ओरिएंटेड है जरूरी है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर इतना? अब देखो यहाँ पर जो लैक्टोज होती है, लैक्टोज को हम जानते किस नाम से हैं? अगर हम लैक्टोज की बात करें, लैक्टोज को हम किस नाम से जानते हैं? जो लैक्टोज होती है, दिस इज नॉन एज द मिल्क शुगर। इसको हम किस नाम से जानते हैं बेटा? इसको हम मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। यानी कि जितने भी मिल्क प्रोडक्ट होंगे उन सभी के अंदर आपको लैक्टोज देखने को मिलेगा, ठीक है। आप एक चीज देखो, यहां से ना एक कंसेप्ट आपसे पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। कंसेप्ट अलग अलग तरीके से मतलब कंसेप्ट एक होगा, क्वेश्चन पूछने के तरीके बदल देगा ना, एक बार सर ऊपर और एक बार पैर नीचे, मतलब एंगल बदलता रहेगा, कंसेप्ट एक होगा। और कंसेप्ट क्या होगा, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ ले को एगुलेशन ऑफ मिल्क, को एगुलेशन, को एगुलेशन ऑफ मिल्क, यानी कि दूध का फटना। सुनिएगा ध्यान से, दूध का फटना। दूसरा आपसे पूछ ले सोरिंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा होना। दूध का खट्टा होना, सोरिंग ऑफ मिल्क।
ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछे कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क इनटू कर्ड, दूध का दही में परिवर्तित होना। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दूध का दही में परिवर्तन होना, किसी भी तरीके से पूछ ले। ठीक है, खट्टे दूध के अंदर या फिर दही के अंदर आपसे पूछे, जैसे आपसे पूछ ले सोर मिल्क की अगर हम बात करते हैं, है ना, खट्टा दूध आपसे पूछ ले, आपसे पूछ ले दही के अंदर, या फिर आपसे पूछ ले पनीर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से किसी भी कंसेप्ट से कहीं से भी एंगल घुमा ले। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछता है कि भाई ऐसे कौन से रिस्पॉन्सिबल, ऐसे कौन से बैक्टीरियाज होते हैं, ऐसे कौन से जीवाणु होते हैं जो कि दूध को खट्टा करते हैं। दूध को खट्टा करने के लिए या फिर दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए दही में कौन से बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, आपसे ये पूछ लेते हैं। दूध को फाड़ने के लिए कौन से बैक्टीरियाज रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो भाई ये होते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस की अगर हम बात करते हैं, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस की अगर हम बात करें, अब सुनो ये करते क्या है। लैक्टोबैसिलस करेंगे क्या, एक चीज ध्यान में रखिएगा। देखो, जैसे हमने सबसे पहले कहा मिल्क, मिल्क के अंदर शुगर कौन सी है अगर आपसे पूछ ली जाए, तो भाई मिल्क के अंदर जो शुगर है, जो शर्करा है, वो कौन सी है, दैट इज लैक्टोस। इसके अंदर एक शुगर है, दैट शुगर इज द लैक्टोस। अब लैक्टोस किसके कॉम्बिनेशन से मिलकर के बनी हुई है, जो लैक्टोस है आपकी ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोस, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोस। ठीक है, अब लैक्टोस को कन्वर्ट करना है हमें, कौन से बैक्टीरियाज होंगे, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। अब ये करेंगे क्या, ये दूध के अंदर जो लैक्टोस शुगर थी, इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि अगर आपसे कर्ड में पूछ लिया जाए, कर्ड यानी कि अगर हम दही की बात करें या फिर अगर हम पनीर की बात करते हैं, तो ये लैक्टोबैसिलस करते क्या है, ये जो लैक्टोज थी, इस लैक्टोज में जो ग्लैक्टोज है, इसकी कंपोजिशन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, और ये ग्लैक्टोज को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ग्लैक्टोज को एक एसिड में, और किस एसिड के अंदर, ये इसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, ये इसको लैक्टिक अम्ल में या फिर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि C3H6O3। C3H6O3 में ब्रेक कर देगा, ग्लैक्टोज की कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दूध में कौन से शुगर होती है, तो लैक्टोज। आपसे पूछ रहे दही में कौन से शुगर होती है, तो दही में शुगर ना होकर के जो शुगर थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है, वो आपकी किस में कन्वर्ट हो चुकी है, यहाँ पर वो आपकी लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो चुकी है। हालांकि अगर आपसे पूछे कभी बाई चांस दही में कौन सी शुगर होती है, तो दही में ग्लूकोज बचता है, क्योंकि ग्लैक्टोज की कंपोजिशन चेंज होती है, ग्लूकोज एज इट इज रहता है, बट इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो आपको ध्यान में रखना है, दही में शुगर नहीं होगी, दही में एसिड, शुगर एसिड में कन्वर्ट हो चुकी है, और कौन से एसिड में, लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक अम्ल में ये परिवर्तित हो चुकी है। ये किसमें परिवर्तित हो चुकी है, ये आपकी लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो चुकी है, या आपकी लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो चुकी है। तो दूध को फाड़ने के लिए कौन से बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लैक्टोबैसिलस। दूध को खट्टा करने के लिए कौन से बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लैक्टोबैसिलस। दूध में कौन सा एसिड होता है, नहीं होता है। कौन सी शुगर होती है, लैक्टोज शुगर होती है। दही के अंदर कौन सा शुगर होती है, नहीं होती है। पनीर के अंदर शुगर नहीं होगी। पनीर और दही के अंदर एसिड कौन सा होगा, लैक्टिक एसिड होगा। बताओ, आपसे पूछे दही में बैक्टीरिया कौन से हैं, लैक्टोबैसिलस की अगर हम बात करते हैं। मैम आपसे पढ़ते पढ़ते टाइम का पता ही नहीं चलता, क्या बात कर रहे हो,
क्या बात कर रहे हो, मिल्क शुगर क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है। शालू क्या हो जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब मैं समझी नहीं, मैं पहले आप लोगों के कमेंट्स देख लूँ एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। उत्सव, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है बेटा पानी को बाहर निकाल देना। शालू कह रही मैम यूट्यूब की क्लास लेना जरूरी है। बेटा यूट्यूब की क्लास लेना इसलिए जरूरी हो जाता है क्यों, मतलब आपका मन करे ले लो, ठीक है, बट इसलिए है कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो वहां पर और ज्यादा से ज्यादा, आपको वहां भी कुछ नया सीखने को मिलेगा और यहाँ तो आपको सब मिलेगा ही मिलेगा। बेटा दूध के अंदर दो प्रोटीन होते हैं, कैरेटिन, एक तो आपका कैरेटिन और दूसरा होता है आपका कैसीन। मिल्क के अंदर दो प्रोटीन होते हैं, दूध के अंदर अगर आपसे कभी प्रोटीन पूछा जाए तो दो प्रोटीन होते हैं। अगर हम मिल्क प्रोटीन की बात करें तो मिल्क के अंदर दो प्रोटीन होते हैं, कौन कौन सा, एक तो कैसीन, पढ़ेंगे आगे, अभी तो प्रोटीन हमें पढ़ना है, क्यों टेंशन ले रहे हो। कैरोटीन, कैरोटीन, कैरोटीन और कैसीन दो प्रोटीन होते हैं दूध के अंदर, ठीक है। चलो इतना पार्ट क्लियर, बताइए जल्दी से। मैम क्लास की टाइमिंग कब बढ़ेगी, आप आते हो चले जाते हो। अच्छा निशा मैं आती हूँ चली जाती हूँ, क्या बात कर रहे हो। मैंने गलत क्वेश्चन कर लिया क्या मैम। ऋषभ बाद में बात करेंगे, लास्ट में बात करेंगे, आपने क्वेश्चन गलत नहीं किया है, आप व्हाट्सएप कर लेना, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, वहां पे बात कर लेंगे। नहीं सीमा, बिल्कुल भी किसी भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, नो 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 नो। नहीं ऋषभ किसने कहा ये बात नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा किसने कहा है आपको, ऐसा किसने कहा है आपको। आपको किसी बुक या किसी भी एक्स्ट्रा नोट्स की जरूरत ही नहीं है यार, इतने नोट्स तुम्हारे बन जाएंगे। आपको पता है ऑफलाइन वाले बच्चे जिस टाइम बायो की लास्ट क्लास होती है ना, ये कहते हैं, लिटरली ऐसा होता है कि मैम जिस लेवल की और जो बायो हमने पढ़ ली है ना, बस मतलब इतने इतने रजिस्टर भर जाता है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होती है सारी चीजें, किसी मतलब बाहर नहीं जाएगा आपका। चलो अच्छा एक मतलब एक कमेंट आप बार बार करो कि मैम हम एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं पढ़ेंगे क्या, बेटा आप नहीं, एक्सोक्राइन ग्लैंड हम पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने ना देखो समझी नहीं बातें, आप लोगों ने चीजें नहीं समझी। देखो बेटा एक्सोक्राइन में आपको पता है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सलाइवरी ग्लैंड आप डाइजेस्टिव सिस्टम उठाओ, उसमें तीनों सलाइवरी ग्लैंड हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड हम पिट्यूटरी के साथ पढ़ चुके हैं, मेमोरी ग्लैंड जो होती हैं। इसके अलावा और कोई ग्लैंड बची नहीं है, जो छोटी छोटी ग्लैंड है उनके फंक्शन मैंने साथ ही बता दिए। आप एक्सोक्राइन को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बट आपको समझ नहीं आया, आप समझ नहीं पाए एक्सोक्राइन कब कवर हो गई। सलाइवरी ग्लैंड और मेमोरी ग्लैंड्स, ये दोनों ग्लैंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट थी और इन दोनों को ही हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड को डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ पढ़ा दिया था। एक्सोक्राइन से क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसीलिए ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स का चैप्टर किताबों के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम के नाम से आपको मिलता है, ठीक है। और मैंने आपको एक्सोक्राइन, एंडो और हेट्रो तीनों पढ़ाई है बेटा, ठीक है। और बुक में सिर्फ आपको एंडोक्राइन मिलेंगे, एक्सोक्राइन का जिक्र भी नहीं होता है, ओके। चलो तो ये था आपका सबसे पहला मोनो डाइसेकेराइड। अब बढ़ेंगे दूसरे डाइसेकेराइड की तरफ। सेकेंड, लैक्टोज के बाद कौन सा आता है सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला डाइसेकेराइड, सुक्रोज। सुक्रोज की अगर हम बात करें, ठीक है, देखो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होगा, सेम फॉर्मूला होगा C12H22O11। किसके कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना हुआ है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के कॉम्बिनेशन से मिलकर के ये बना हुआ है। अब देखो अगर हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कॉम्बिनेशन की बात करें, फॉर्मूला सेम दोनों का C6H12O6, वो तो आपको पता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो जो सुक्रोज होती है, दिस इज द कमर्शियल शुगर। ये कौन सी शुगर होती है, इसको सबसे पहले हम कमर्शियल
शुगर के नाम से जानते हैं, जिसको कमर्शियल लेवल पे यूज में लिया जाता है। इसको औद्योगिक शर्करा कहा जाता है। औद्योगिक औद्योगिक शर्करा। ठीक है, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? दिस इज ऑल्सो नॉन एज द टेबल शुगर। टेबल शुगर। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? कॉमन शुगर। कॉमन शुगर यानी कि सामान्य शर्करा। इसी को क्या कहा जाता है आपका? सामान्य शर्करा। सामान्य शर्करा, कॉमन शुगर। कॉमन शुगर के अलावा हम इसको और किस नाम से जानते हैं? हमने कहा कमर्शियल शुगर, टेबल शुगर, या फिर अगर हम कॉमन शुगर की बात करें। अब कॉमन शुगर के अलावा ये और किस नाम से जानी जाती है? बता सकते हैं आप ये और किस नाम से जानी जाएगी? तो जो सुक्रोज होती है, दिस इज ऑल्सो नॉन एज द केन शुगर। ये हमें प्राप्त कहाँ से होती है? अगर हम केन शुगर की बात करें, ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो देखो सबसे ज्यादा, अच्छा चलो क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। अगर मैं केन शुगर की बात करूं, ये कहाँ पर होती है? मैम यूट्यूब पर क्लास कैसे देखे? धर्मेंद्र बताएंगे, बताएंगे बाद में। उर्वशी कोई भी डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप कर दो। यस मैम, मेरा रजिस्टर फुल हो गया है, न्यू लेना पड़ेगा मुझे। इतनी जल्दी फुल हो गया है? क्या बात कर रहे हो, अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं हमने। अभी से कैसे, अभी से कैसे फुल हो गया भाई? अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है सरकार। चलो बताओ कहां से प्राप्त होती है? शुगर केन, वेल डन। और कहां से? शुगर केन के अलावा बताइए। देखो आपको पता है जितना भी कार्बोहाइड्रेट है मोस्ट प्रोबेबली हमें कहां से प्राप्त होता है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। मोस्ट प्रोबेबली जो कार्बोहाइड्रेट है हमें कहां से प्राप्त होता है? ये होता है हमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण प्लांट से होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अभी तक किसी भी स्टूडेंट का आंसर सही नहीं आया है, एक भी स्टूडेंट का आंसर सही नहीं आया है। देखो जैगरी गुड़ से, अरे नहीं नहीं क्या बात कर रहे हो। देखो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सुक्रोज का जो उत्पादन है वो बीट रूट से किया जाता है। बीट रूट, बीट रूट सबसे ज्यादा उत्पादन, मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो सुक्रोज का जो मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है बेटा, मैक्सिमम प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा उत्पादन जो है, ये क्वेश्चन आपका किसी एग्जाम में अभी पूछा गया था, शायद ये सीडीएस वाले एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अभी सीडीएस का जो सेकंड पेपर हुआ है उसी में पूछा गया, आई थिंक सो, अभी कुछ ही एग्जाम, कुछ ही दिन पहले। ठीक है, सबसे ज्यादा जो सुक्रोज का प्रोडक्शन होता है बेटा वो बीट रूट से होता है, शकरकंद से होता है ना, जिसको हम देसी भाषा में ना शकरकंदी कहते हैं। शकरकंद, शकरकंद, शकरकंद से होता है। और उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर शुगर। ठीक है, 8 से 10% इसका प्रोडक्शन कहाँ से होता है? शुगर से। लगभग 20-22 के आसपास ये किससे होता है? बीट रूट से होता है। अरे सॉरी सॉरी, चुकंदर, बीट रूट को तो हम चुकंदर कहते हैं ना। अरे अरे सॉरी, स्वीट पोटैटो को कहते हैं शकरकंद, तो चुकंदर से ये होता है, चुकंदर से। ठीक है, चुकंदर से होता है, चुकंदर, बीट रूट। और उसके बाद ये होता है शुगर केन, गन्ने से। शुगर केन या फिर अगर मैं गन्ने की बात करूं, गन्ना। ठीक है, एक और चीज देखो, हम सुक्रोज को ना व्हाइट शुगर भी कहते हैं। सुक्रोज इज ऑल्सो नॉन एज द व्हाइट शुगर। इसी को हम व्हाइट शुगर भी कहते हैं। हमारे घर में जो सफेद रंग की चीनी होती है जिसको हम घर में यूज में लेते हैं, दिस इज ऑल्सो नॉन एज व्हाइट शुगर। ठीक है, श्वेत शर्करा इसको कहते हैं, श्वेत शर्करा, व्हाइट शुगर। इसके अलावा दिस इज ऑल्सो नॉन एज द हाउस होल्ड शुगर।
हाउस होल्ड शुगर, घरेलू उपयोग में ली जाने वाली शर्करा। घरेलू उपयोग में ली जाने वाली जो शर्करा होती है वो होती है सुक्रोज। हमारे घर में जो चीनी और खांड होती है ना वो सुक्रोज होती है, ठीक है। हाँ, डेट से मिलती है, बिल्कुल सही कह रहे हो। खांड और गुड़ से खांड में तो होती है सुक्रोज, गुड़ में तो होती है सुक्रोज, बट ये मिलती कहाँ से, बनाते कहाँ से? देखो मैंने ना इसको कमर्शियल, सॉरी अरे अरे अरे, इसको ना हमने कमर्शियल शुगर कहा है। तो बेटा अगर हमने इसको कमर्शियल शुगर कहा है तो सबसे ज्यादा जो इसका प्रोडक्शन होता है वो बीट रूट से होता है, वो चुकंदर से होता है, और उसके बाद आता है शुगर केन से, ठीक है। और जो सुक्रोज होती है दिस इज द आर्टिफिशियल स्वीटेस्ट शुगर, आर्टिफिशियल स्वीट शुगर होती है, इससे मीठी सैकरीन होती है जिसको हम आर्टिफिशियल स्वीटेस्ट शुगर के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलो बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, तो ये थी आपका, अरे अमृता अच्छा चुकंदर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसको ठीक कर लो, चुकंदर कर लो इसको। ओके 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 ओके, नो बॉस 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 बॉस, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ, चुकंदर कर लो, लो चुकंदर ना, चुकंदर। अब जो भी स्पेलिंग आप लोग देख लिया करो, कोई एक आध गलत हो जाए तो चलता है, इतना साइंस है क्योंकि इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हम, ठीक। अब सुक्रोज के बाद नेक्स्ट, सुक्रोज के बाद जो आपका तीसरा होता है दैट इज माल्टोज। ये बड़े काम की चीज है माल्टोज। अब सुनना देखो, सबसे पहले माल्टोज को हम किस नाम से जानते हैं? दिस इज नॉन एज माल्ट शुगर, माल्टा है ना, माल्टा आपने सुना होगा, माल्ट शुगर। किस प्रोसेस के थ्रू इसकी फॉर्मेशन होती है, इसका निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? अगर हम प्रोसेस की बात करें, अगर हम प्रक्रिया की बात करें बेटा, तो इसका जो निर्माण होता है वो होता है फर्मेंटेशन के द्वारा, फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन की प्रक्रिया, किण्वन के द्वारा इसका निर्माण होता है, फर्मेंटेशन के द्वारा इसकी फॉर्मेशन होती है। सबसे ज्यादा ये कहां पर पाई जाती है? जैसे जलेबी में यही होती है, ठीक है। जितनी भी एनर्जी ड्रिंक्स होती है, ऑल द एनर्जी ड्रिंक्स, सभी की सभी एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर यही पाई जाती है माल्टोस। और सबसे ज्यादा किसमें होती है ये? हमारी बॉडी के लिए जो सबसे हेल्दी एनर्जी ड्रिंक होती है दैट इज रेड वाइन, ठीक है। रेड वाइन में होती है, पर्पल वाइन में होती है, इसके अलावा रेड बुल में यही होती है, तब आप रेड बुल लेते हैं। जितनी भी एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं सभी के सभी, अभी मत कहना मैम स्टिंग में भी यही होती है क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल मत पूछना कि मैम स्टिंग में भी यही होती है क्या, ठीक है। बताओ, रेड वाइन होता है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गई वेल डन शालू, बहुत बढ़िया बात। चलो बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक? चलो, तो आपसे पूछ लिया जाए कि किस किस में पाई जाती है, तो ये ध्यान में रखिएगा, माल्टोस जितनी भी एनर्जी ड्रिंक्स होती है, और सबसे हेल्दी रेड वाइन है, ठीक है। ये हमारे मेटाबॉलिक रेट को, हमारी स्किन के लिए बहुत यूजफुल होती है। साथ साथ देखो, हमारे मेटाबॉलिक रेट को प्रॉपर कर देती है, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है तो हमारे जो स्किन पोर्स होते हैं वो प्रॉपर हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है फेस पर ग्लो करने लगता है ना, तो हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क करती है, प्रॉपर फंक्शनिंग होती है। तो अब ये मत कह देना, ये बस ये नहीं करना है कि मैम आज ही ली जाए। अच्छा रौनक, आपने आज से कोर्स लिया है तो सबसे पहले बेटा आप डाइजेस्टिव सिस्टम देखिएगा, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में जाइएगा, और सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले आपको एक ब्लड वेसल मिलेगी, और सर्कुलेटरी सिस्टम में ही फिर हार्ट मिलेगा आपको। हार्ट के बाद आपको ब्लड वेसल्स, ब्लड पढ़ना है, ब्लड के बाद फिर आप कोई भी चैप्टर उठा लीजिए। मैम भूख लग रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लास्ट में क्या लिखा है? रेड बुल लिखा है, रेड बुल मैम वाइन अच्छा, वाइन पीना अच्छा है, फिर हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है, आदी होना अच्छा नहीं है। पीना अच्छा है, आदी होना अच्छा नहीं है।
अच्छा मोहित, मतलब अभी ठेके के बाहर जाना है, अभी तुम्हें मंदिर के बाहर लाइन में लगना है ना? और मैम को मतलब आप मत लीजिएगा, ओके अमृता। हम बिल्कुल नहीं लेने वाले, कॉस्टली भी मिलती है, कॉस्टली भी मिलती है। अच्छा चलो, गजब। मतलब अभी लाइन में नहीं लगना जाके, अभी के अभी की मैम ने कहा था भाई आज तो लेंगे, आज तो फुल टू एनर्जी चाहिए, एनर्जी की बहुत जरूरत है हमारे को। ठीक है। लास्ट में पलक ये लिखा है रेड बुल, रेड बुल लिखा है पलक लास्ट में। कहाँ पे? ये फर्मेंटेशन किन्वन लिखा है, माल्टोज लिखा है, माल्ट शुगर। ठीक है, समझे बात को? चलो यहीं तक रखा जाए क्लास, फिर ज्यादा हो जाएगा, या फिर और पढ़ने का मन है? अच्छा ऋषभ कह रहे किसी भी ग्रुप में नहीं हो, एक पैक ले लो बस रोज। क्या बात है। स्किन के लिए बेस्ट होम मेड जूस कौन सा अच्छा है फॉर पिंपल स्किन? बेटा बहुत सारी रेमेडीज है, बहुत सारी रेमेडीज हैं। ठीक है, जैसे टोमेटो हो गया, टोमेटो जूस बहुत अच्छा होता है। ठीक है, चलो। तो ये हो गए हमारे तीनों के तीनों आपके डाइसैकेराइड्स। अब बताओ पॉलीसेकेराइड अभी पढ़ने का मन है या नेक्स्ट क्लास में? इफ यू आर कंफर्टेबल, अगर आपको लग रहा है कि अब हम और झेलने सकते हैं मैम को, और कैपेसिटी है हमारे में मैम को झेलने की, तो आगे कंटिन्यू करेंगे, वरना कल की क्लास में करेंगे। छोड़ दो मैम, यहीं तक रखिए, यहीं तक ना, फिर ज्यादा हो जाएगा। डन फॉर द डे मैम। चलो ना, अब आप मैम को नहीं झेल सकते, आपकी कैपेसिटी खत्म हुई। हाँ जी माही, चलो अब आप बताओ आप लोगों की डाउट क्या है? ठीक है, मेरे गमों की शादी साथी माल्टोस, क्या बात कर रहे हो? नीस पेन जो होता है ये कैल्शियम की कमी से, फोस्फेट की कमी से, या फिर फ्लोराइड की कमी से? कैल्शियम, फोस्फेट और फ्लोराइड की कमी से। हाँ चलो यहीं तक रखेंगे, यहीं तक रखेंगे सरकार। अच्छा किसी बच्चे का बार बार कमेंट आ रहा है। ओके ठीक है, गुड़ के अंदर एक कोई बच्चा बार बार पूछ रहा है, गुड़ में शक्कर में सुक्रोज ही होती है, गुड़ में शक्कर में सुक्रोज होती है बेटा, सुक्रोज होती है। हार्ट का वीडियो माहीराज अपलोडेड है, जाओ सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर खोलो और उसमें आपको हार्ट की वीडियो मिलेगी। कितनी बार बेटा मैंने आपको आप लोगों को बताया है क्लास में लाइव। चलो ठीक है। वीकनेस होने का रीजन होता है बॉडी में एनर्जी की कमी होती है, ग्लूकोज का अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लूकोज का ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूटना, और हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड का जमा हो जाना। चलो ओके सरकार, चलेगा। सो लेट्स एंड दिस सेशन टुडे हियर। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, कल मिलेंगे। चलिए ओके। अच्छा घर वालों से कह देना मैम ने कहा था, लेकिन नहीं मैं बिल्कुल नहीं कह रही, मैं किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन करने के लिए आपको नहीं दे रही हूँ। ठीक है, ठीक है मोहित, केमिस्ट्री की पीडीएफ आप लोगों की अपलोड हो जाएगी, डोंट वरी, चलेगा। सो लेट जस्ट एंड दिस सेशन हियर, मिलते हैं आप लोगों से, बायोलॉजी की भी हो जाएगी, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट एवरीवन, हैव अ स्वीट ड्रीम्स।